एक्सप्रेशन है, इस तरह के एक्सप्रेशन है, तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। अब आपको प्रोनाउन के टेबल में देखना है कौन सा सब्जेक्ट के, अगर सेंटेंस में क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब क्या यहाँ पे लिखे है वो एक्चुअली ये है। अब बड़ी है तो उसको हम एवरी से फिल करेंगे तो ये बन जाएगा एवरीबडी। अब एनी से फिल करेंगे तो बन जाएगा एनीबडी। अब सम से फिल करेंगे तो बन जाएगा समबडी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। बैंकिंग या एसएससी में अगर एरर डिटेक्शन पूछनी है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड एरर पूछी जा सकती है। कैसे, ये याद रखना है। अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, चलिए कुछ चीजें बात करता हूं। इट इज, इट वॉज, वॉज इट और इज इट, तो इसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आना है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोनाउन आया है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में चाहिए। कौन सी केस में चाहिए? सब्जेक्टिव केस में, मतलब सब्जेक्ट फॉर्म में वो लिखा होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा इट इज मी हु who is watching a movie, और दूसरा है इट इज आई who am watching a movie। इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखो और लिखो। यस गाइस, डन। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही नहीं है, तुम बताओ। वेरी गुड गाइस, ये ध्यान देना है सभी लोगों को। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन है, इस तरह के एक्सप्रेशन है, तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। अब आपको प्रोनाउन के टेबल में देखना है कौन सा सब्जेक्ट के फॉर्म में है और कौन सा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। मयूरी, व्हाट इज अल्टीमेट? रूल इज अल्टीमेट। मैं भी अल्टीमेट नहीं हूं, कोई भी बंदा अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट होता है किताब का रूल, और रूल क्या कहता है? इट इज के बाद में क्या आएगा? इट वॉज के बाद में क्या आएगा? वॉज इट के बाद में, इज इट के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन आएगा। और ये कौन से फॉर्म में है बताओ जरा देख के। और ये तो सही कौन सा है? सेकेंड वाला। अब आप बोलोगे सर ये एम साउंड नहीं हो रहा है ना? तो कल क्या बताया था मैंने, क्या रूल दिया था? अगर सेंटेंस में क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब क्या हु, whom, whose, which, what और that इसका मतलब क्या हुआ समझाओ मुझे अभी। अगर वो इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो आप पूछ नहीं सकते क्या सर हिंदी में बताओ? रिलेटिव प्रोनाउन लिख लो इसे हिंदी में, अगर वो समझ में नहीं आया तो। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, तो वह वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होंगे। क्या इसके तुरंत बाद कोई वर्ब है? अरे है क्या? क्या है? और यहाँ पे वो किसके अनुसार होता है? इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा इसके अनुसार होगा। अब इट इज के बाद मी तो आता नहीं, इसीलिए ये गलत है। तो इसके बाद में आई आया है तो आई के लिए इज यूज करते का, आई इज, ये इसके अनुसार होना चाहिए। तो इसके अनुसार क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सो इट इज आई हु एम वॉचिंग अ मूवी।
अगर इस तरह से भी ये सेंटेंस लिखा होता तो भी ये गलत होता, पर आपको पर आपको ये शायद सही लगता। इट इज आई हु इज वॉचिंग अ मूवी, तो ये सेंटेंस शायद आपको सही लगता। क्यों? क्योंकि हमें इस तरह के सेंटेंसेस सुनने की और बोलने की आदत होती है। तो हमारी आदत क्या है वो सेकेंडरी है। हमारी आदत क्या है बेटा, वो क्या है? प्राइमरी है रूल। प्राइमरी कौन होता है? रूल क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है तो किसके अनुसार होता है सर? रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। समझ में आया सभी लोगों को? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तुम्हें अच्छे क्या लगता है? अब मान लो तुम्हें खाने के लिए अच्छा लगता है रसमलाई, आपको अच्छा लगता है गुलाब जामुन, आपको अच्छा लगता है बर्फी, पर वो अच्छा आपको लगता है पर उससे डायबिटीज होता है। उससे क्या होता है? डायबिटीज होता है। हमें सुनने में अच्छा ईज लगता है पर वो ग्रामेटिकली क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो आपको सुनने में कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, ये आप नहीं डिसाइड करोगे। ये कौन डिसाइड करेगा? क्या कहा बेटा मैंने? ये होता है। अब ये आपकी गलती नहीं है। अब अगर आप गलत इंग्लिश सुनते आए हो कुछ चीजें, अब देर आर मेनी पीपल दोज हु आर फ्लुएंट, दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी ब्रेक, राइट? बट that does not mean if somebody is fluent at language, that does not mean he is talking correct or correctly. Every structure is correct. That doesn't mean the structure that he is using is correct. जो भी स्ट्रक्चर वो यूज करता है उसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट है। चीज सिर्फ इतनी होती है कि ही हैज फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, कि उसको जो है उसकी कमांड है लैंग्वेज में, दैट्स गुड। पर एक्यूरेसी है ये हम नहीं कह सकते। एक्यूरेसी अलग चीज होती है। स्पोकन एंड ब्रोकन में ये चल जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में स्पोकन एंड ब्रोकन में ये चल जाता है, पर थियरी में रिटर्न में ये चलता नहीं है, फॉर्मल में ये चलता नहीं है। समझ में आया? मान लीजिए आप घर पे जाके दरवाजा ऐसे ढकेल देते हो, कभी लात से ढकेल देते हो, घर पे जाते हो सोफे पे ऐसे कुर्दी मार के बैठ जाते हो, फिर ऐसे फैल के रिमोट चालू करके कभी कभार टीवी देखते हो, तो वैसे ऑफिस में जा सकते हैं क्या हम? समझ में? अपना नहीं है इसीलिए नहीं है, बट वहां पे फॉर्मल रहना पड़ता है आपको। यू कांट बी इनफॉर्मल एट द फॉर्मल प्लेस। वैसे ही लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में तीन चीजें, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इनकरेक्ट। कितनी चीजें हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसमें से इट इज मी ये इनफॉर्मल है। इट इज मी क्या है? ये इनफॉर्मल है। इसको इंग्लिश मूवीज में आप देखोगे, अमेरिकन इंग्लिश मूवीज देखोगे तो उसमें ये स्ट्रक्चर आपको सुनाई देगा। तो ऐसे नहीं सोचना है कि सर ने बताया था वो गलत है। इंग्लिश मूवीज में वहां पे जो लैंग्वेज दिखा रहा है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? तो वहां पे इट्स मी, हे जैक आर यू देयर, या जब कोई बोलता है हे एनीबॉडी देयर, हु वाज इट, इट्स मी, इट्स मी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? इट्स मी। तो यहाँ पे इट्स मी वो चल जाता है क्योंकि वो लैंग्वेज कौन सी है? इनफॉर्मल है। समझ में आया सभी लोगों को? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? शैल वी मूव ऑन? चलिए, तो यही मुझे बताना था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कौन से प्रोनाउन लिख के दिए हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज किए जाते हैं? कौन बताएगा? कोई गेस? तो क्वेश्चंस पूछने के लिए हम जिन वर्ड्स का, WH वर्ड्स का यूज करते हैं उनमें से कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये ठीक है, ठीक है। मैंने क्या वहां पे एक मिनट रुको, क्या मैंने रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में बात की थी वहीं पे रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद? नहीं ना? तो इसे छोड़ो, रिलेटिव एडवर्ब्स लिखो। रिलेटिव एडवर्ब्स में जो वर्ड आते हैं वो है वाई, व्हेन,
वेयर एंड हाउ। इनका भी रोल क्या होता है? दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट two or more clauses together। ठीक है। The sentence which contain the sentence which contain either, क्या कहा है मैंने? The sentence which contain either relative pronoun or relative adverb is written in assertive। और जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। बैंकिंग या एसएससी में अगर एरर डिटेक्शन पूछनी है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड एरर पूछे जा सकती है। कैसे? ये याद रखना है। अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब यहां पे है तो ये याद रखना है। पहली चीज तो ये जो हमारा सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस के आखिरी में क्या आएगा? ये पहली चीज। ठीक है। सेकंड चीज, इसके बाद में अगर कोई स्ट्रक्चर आना है तो वो स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर इट इज आई हु एम, ये दिया था तो यहां पे तो सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा किसी का सवाल होगा? अरे है या नहीं है? तो ये हु जो है अपने आप में क्या है? अगर झूठ लगता है तो प्रोनाउन का टेबल देखो, जल्दी देखो उसे। आपने अभी तक कॉपी नहीं किया ना यहाँ पे? क्यों नहीं किया बेटा मयूरी अभी तक कॉपी? वहां पे मैंने कहा था जगह छोड़ने के लिए, उसे कॉपी करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को। तो ये अपने आप में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में ये क्या आया है? वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से किसका स्ट्रक्चर होता है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस से किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है? बेटा अभी लिख के दिया है ना आपको, बस ये इससे पहले ये यहाँ पे लिखा है किसका ये स्ट्रक्चर होता है। ये दिया है ना किसका स्ट्रक्चर होता है? ये किसका स्ट्रक्चर होता है राधिका? माझं सांगण्यात काही चुकते का बे? मी शिकवता नहीं असं शिकवतोय का कि तुम्हाला समझणार नहीं? मतलब मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है? सर आप जो बोलते हो समझ में नहीं आता है? हाँ, तो मैंने ऐसे कभी कहा नहीं कि बच्चों मुझे सवाल नहीं पूछना है, पर जब मैं पूछता हूं तो कम से कम आंसर दिया करो। फिर समझ में नहीं आता तो सवाल पूछना है, राइट? सवाल पूछने में कोई पाबंदी नहीं है। समझ में आया? चलिए। वो लिख लिया था कि इससे पहले वाला? इसको भी लिखो। हे आहे असर्टिव्हचं स्ट्रक्चर या डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर।
She told me what did she do yesterday. I know why has he done that. I never या फिर आई हो गया ना he he wants to go where does his friend go. This is the reason why do you call me. You want, this is the reason why do I why do they call you. When did the bus leave. कितने हैं 4 सेंटेंसेस. नेक्स्ट. ठीक है अभी बस हो गया. सॉल्व करना है सभी लोगों को. हाँ लेक्चर को ध्यान से देखना है. जो लेक्चर कल अपलोड किया बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि वहां पे ट्रिक्स बहुत बताता हूं मैं. अब आर्टिकल मैंने पढ़ाया नहीं पर आर्टिकल के बारे में मैंने कल बताया है. वो आईना है पूरा एसबीआई क्लर्क का. ठीक है. आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ का क्लर्क हो, आईबीपीएस का क्लर्क हो या एसबीआई का क्लर्क क्लरिकल एग्जाम हो, बहुत काम में आने वाले हैं जो भी सवाल मैं वहां पे अभी कंडक्ट कर रहा हूं. क्योंकि उसी तरह के सवाल रिपीट होते हैं. तो जब कोई सवाल मैं ले रहा हूं एरर डिटेक्शन का, क्लोज टेस्ट का, फिल इन द ब्लैंक का, तो ध्यान से देखना कि सर ने फिल इन द ब्लैंक में वोकैबुलरी यूज नहीं की पर फिर भी आंसर दिया. तो वो ट्रिक्स क्या होती है, टिप्स क्या है, हर एक टिप हर एक ट्रिक अच्छे से देख लो. ठीक है. तो क्या होगा ना उससे आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा सा पढ़ने का. क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम का मुझे पढ़ाना पड़ता है. वहां पे अभी पर्टिकुलर एग्जाम का चल रहा है तो वो भी आप लोगों को ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. चलिए ये समझ में आया कितने गलत है कितने सही है. ऑलराइट गाइस कम टू द टॉपिक. यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि सारे सेंटेंसेस देखिए, किसी भी सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे वाई, यहाँ पे व्हेन, ये सारे के सारे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ये रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब. एक रिलेटिव प्रोनाउन बाकी क्या दिए मैंने, रिलेटिव एडवर्ब. और मैंने क्या कहा,
और ये रिलेटिव एडवर्ब है, किसने डिसाइड किया? इसके आखिर में क्या दिया है मैंने? फुल स्टॉप दिया है। अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसा चाहिए हमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे कैसा है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे कैसा है? When did the bus? Okay, when did the bus? तो कुछ भी एक भी सही नहीं है, सारे रॉन्ग है। बात खत्म बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था? What she did yesterday। ये ऐसे होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था यहाँ पे? What he has done। क्या होना चाहिए था ये? What he has done। यहाँ पे where his friend goes। आपने माय कहा या माय मोबाइल, तो ये माय क्या हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे ये क्या होगा? वाई दे कॉल यू। इतना ही होगा, ये जरूरत नहीं है। वाई द बस लेफ्ट, आई एम सॉरी, व्हेन द बस लीव की बजाय लेफ्ट चाहिए यहाँ पे। वाई द बस, दे डोंट नो वाई द बस लेफ्ट। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इसमें वर्ड्स कौन से आएंगे? आप प्रोनाउन कहेंगे। मैं जब मैं प्रोनाउंस कहता हूं तो प्रोनाउन में कौन से आते हैं? हु, whom, whose, which, what, ये इतने ही आएंगे। इधर दैट नहीं आएगा। और इधर आएगा when, where, why, और लास्ट वाला होगा how। when WH words are used to ask questions, they are called interrogative pronouns, and interrogative adverbs. For an example, who are you? Why did she call you? You call him. Whom did you deliver a letter? Whom did you deliver a letter? इतना ही कर देंगे। When was he painting pictures? कितने सही है कितने गलत है? अब जब इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के बाद में कैसे स्ट्रक्चर आता है? अगर यहाँ पे WH वर्ड है तो इसके तुरंत बाद आएगा वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। और इसके बाद में फिर सब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं। इधर डॉट डॉट है, मतलब कुछ वर्ड हो सकते हैं। ठीक है,
घड़ी घड़ी। हेलो। 3 तरह के प्रोनाउन आते हैं इसमें, बड़ी, वन और थिंग। इसको समझ में आया मैंने क्या कहा है? और इसकी ब्लैंक फिल करने के लिए मैं कुछ वर्ड यहां पे देता हूं। एवरी, एनी, सम और नो। इसके अलावा भी कुछ है, उसमें है वन, नन और एवरी। ये ऐसे 15 इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जो इंडेफिनेट पर्सन या इंडेफिनेट थिंग्स को दर्शाते हैं। किसको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? हाथ ऊपर उठाओ जिसको समझ में आया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा है? फैंटास्टिक। तो एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। कितने हुए वो? नहीं समझ में आया अभी तक? तो ये जो प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो एक्चुअली ये है। अब बडी है तो उसको हम एवरी से फिल करेंगे तो ये बन जाएगा एवरीबॉडी। अब एनी से फिल करेंगे तो बन जाएगा एनीबॉडी। अब सम से फिल करेंगे तो बन जाएगा समबडी। अब नो से करेंगे तो बन जाएगा नोबडी। अब वन का क्या बनेगा? एवरी से एवरीवन। क्या बनेगा? एवरीवन। और एनी से एनीवन, सम से समवन, नो से नो वन। नो से क्या बनेगा? नो वन बनेगा। नो वन। अब बाकी जो बचे हैं इनको भी ले लेते हैं। इसमें अब बनेगा ये वाला, थिंग वाला। तो एवरी का क्या बनेगा? अब एनी से क्या बनेगा? एनीथिंग। सम से क्या बोलेगा बनेगा? समथिंग। और नो से क्या बनेगा? नथिंग। बात खत्म। अब इनको गिनो कितने बने हैं वो। चलिए थोड़ा सा गिनो इनको। कितने हैं ये? और ये नीचे जो दिए है अलग से वो 3। कितने हुए वो? 15। समझ में आया? सभी लोगों को लिख लो। इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय Indefinite pronouns are always followed by a singular verb and a singular personal pronoun. Indefinite pronouns are always followed by, यहां पे लिखना है, indefinite pronouns are always followed by a singular verb and a singular personal pronoun and a singular personal pronoun. इसके बाद में इतना सिर्फ लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। बड़ी या तो वन, इसके बाद में वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा, और पर्सनल प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे जनरली हिज होता है। इसके अलावा भी आ सकते हैं ही, हिम, हिमसेल्फ, ये आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है थिंग। इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। इसके बाद में जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो हमेशा
इट्स होगा, या तो फिर इट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? इट भी आ सकता है, इतना याद रखना। इट आ सकता है या इट सेल्फ भी आ सकता है, सेंटेंस के जरूरत के अनुसार। वंस यू आर डन लेट मी नो, बाकी चीजें कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।